नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस एपिसोड में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो कारक, मारक और समग्रह की पहचान हम कैसे करते हैं। इससे पहले जितने भी एपिसोड हुए हैं उसमें मैंने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला इन लगन कुंडलियों में जो कारक, मारक और समग्रह की पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको एक्सप्लेन किया है, बताया है। आज मैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा और वही प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको बताऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न नाम की कोई भी चीज़ आपके दिलो दिमाग में कहीं घर ना करे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के अपने इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अब तक तो दोस्तों आप सभी इस चीज़ से अच्छे तरीके से भली भांति परिचित होंगे कि टोटल 12 राशियां होती हैं जो एक सीक्वेंस में आती है। वो राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। मैंने इन राशियों को सीक्वेंस में यहाँ लिख भी दिया है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अगर आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और उसके आगे मैंने क्या लिखा है, सीक्वेंस वाइज इसको नंबरिंग दे दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो देखिए दोस्तों, टोटल 12 राशियाँ होती है और कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं। हर राशि को कुंडली में क्या होता है, एक घर मिला हुआ रहता है। ठीक है, यानी 12 राशियाँ और 12 हाउसेस कुंडली में, सभी राशियाँ कोई ना कोई घर उसमें क्या करती है, कुंडली में उनको मिला हुआ रहता है। तो कुंडली में जिस घर में जो राशि बैठती है, ठीक है, उस राशि का जो स्वामी होता है वही उस घर का, उस भाव का स्वामी कहलाता है। ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कुंडली के जिस भाव में, किसी भी हाउस में जो राशि बैठती है, उस राशि का जो स्वामी होता है वही उस भाव का, उस हाउस का स्वामी कहलाता है। देखिए दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि वृश्चिक लग्न की एक कुंडली बना देता हूँ ताकि उसके बेस पे मैं इसको और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं हम एक वृश्चिक लग्न की कुंडली। तो देखिए दोस्तों, ये मैं बना रहा हूँ वृश्चिक लग्न की कुंडली। फर्स्ट हाउस में यानी कि लग्न भाव में अगर मैं 8 नंबर लिख दूंगा तो उसका मतलब हो गया कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली हो गई। अब आप गिनती के क्रम को आगे बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गई वृश्चिक लग्न की कुंडली। क्यों? क्योंकि 8 नंबर, देखिए कुंडली के हर भाव में कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, 1 से 12 तक का नंबर कुंडली के 12वें भाव में लिखा हुआ रहता है। तो जिस भाव में जो नंबर लिखा हुआ रहता है, एक्चुअली वो नंबर क्या होता है, उस राशि को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मानिए ये फर्स्ट हाउस में यानी कि लग्न भाव में 8 नंबर लिखा है, तो 8 नंबर का मतलब हो गया दोस्तों, यहाँ आप देखिए 8 नंबर का मतलब हो गया कि वृश्चिक, यानी कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बन गई। ठीक है, इस भाव में फर्स्ट हाउस में वृश्चिक राशि बैठी है और उसको हम 8 नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल देवता, तो इस भाव के भी स्वामी यानी फर्स्ट हाउस के स्वामी कौन होंगे, मंगल देवता। ठीक उसी प्रकार से सेकंड हाउस में 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर का मतलब होता है दोस्तों धनु राशि। ठीक है, यहाँ देखिए 9 नंबर का मतलब होता है धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देवता। तो इसलिए सेकंड हाउस के स्वामी कौन होंगे, बृहस्पति देवता। तो यही जो चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, क्या होगा, आपके 12वें भाव में अप्लाई होगा। टोटल जो 12 भाव है सब में आपका यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। कुंडली के जिस भाव में जो नंबर लिखा है वो नंबर क्या होता है, किसी न किसी राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो उस राशि का जो स्वामी होगा वही उस हाउस का, भाव का, या आप उसको घर भी बोल सकते हैं, उसका भी स्वामी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने वृश्चिक लग्न की कुंडली को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये चार्ट भी दोस्तों आप अपने दिलो दिमाग में इसको भी बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, 2-3 बार आप इसको रिवाइज कीजिएगा तो आपके जहन में अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। कुंडली में जहाँ पर भी, कुंडली के जिस भाव में भी 1 और 8 नंबर लिखा हुआ मिलेगा, उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि उस भाव के स्वामी होंगे मंगल। क्यों? क्योंकि 1 नंबर आपके मेष राशि को रिप्रेजेंट करता है और 8 नंबर आपके वृश्चिक राशि को रिप्रेजेंट करता है। उन दोनों राशियों के स्वामी होते हैं मंगल देवता। तो इसलिए जिस भाव में भी आपको 1 नंबर और 8 नंबर लिखा हुआ मिलेगा, आप समझ जाइएगा कि उस भाव के स्वामी होंगे मंगल देवता। ठीक उसी प्रकार से जिस भाव में भी आपको 2 नंबर और 7 नंबर लिखा हुआ मिलेगा, आप समझ जाइएगा कि उस भाव के स्वामी होंगे शुक्र देवता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2 नंबर की राशि का मतलब होता है वृषभ राशि और 7 नंबर की राशि का मतलब होता है तुला राशि, और उसके स्वामी होते हैं शुक्र देवता।
3 नंबर और 6 नंबर कुंडली में जहाँ पे भी लिखा हुआ मिलेगा आप समझ जाइएगा कि उस भाव के उस हाउस के स्वामी होंगे बुध देवता। 3 नंबर इंडिकेट करते हैं मिथुन राशि को, 6 नंबर कन्या राशि को। इन दोनों राशियों के स्वामी होते हैं बुध देवता। कुंडली में जहाँ पर भी आपको 9 नंबर और 12 नंबर जिस भाव में भी लिखा हुआ मिलेगा आपको समझ जाना है कि उस भाव के स्वामी होंगे बृहस्पति देवता। 9 नंबर आपके रिप्रेजेंट करते हैं धनु राशि को, 12 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं आपके मीन राशि को। इन दोनों राशियों के स्वामी होते हैं बृहस्पति। कुंडली में जहाँ पे भी जिस घर में भी आपको 10 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ मिलेगा आप समझ जाइएगा कि उस घर के उस हाउस के जो स्वामी होंगे वो शनि होंगे। 10 नंबर मकर राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, 11 नंबर कुंभ राशि को। इन दोनों राशियों के स्वामी होते हैं शनि देवता। कुंडली में जहाँ पर भी जिस भाव में भी आपको 4 नंबर लिखा हुआ मिलेगा आप समझ जाइएगा कि उस भाव के स्वामी होंगे चंद्रमा। क्यों? क्योंकि 4 नंबर की राशि मतलब कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। अगर 5 नंबर आपको किसी भाव में लिखा हुआ मिलेगा कुंडली में तो आपको ये समझ जाना है कि उस भाव के स्वामी, उस घर के स्वामी सूर्यदेव होंगे। क्यों? क्योंकि 5 नंबर सिंह राशि को रिप्रेजेंट करती है और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देवता। क्लियर है दोस्तों? तो आपको ये दोनों चार्टों को क्या करना है, अपने आत्मसात कर लेना है। ये तो आपको बिल्कुल फिक्स हो जाने हैं आपके दिमाग में, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको 2-3 बार दोहराइएगा। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में हम कैसे योग कारक मारक और समग्रह की पहचान करेंगे। तो देखिए दोस्तों 7 ग्रह की ही हमें पहचान करनी है, ठीक है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राहु और केतु की पहचान तो हम यहाँ पे करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि राहु और केतु को तो कोई घर मिला ही नहीं है। उनकी जो पहचान होगी तो प्लेसमेंट के आधार पर होगी, ठीक है? अभी मैं जो भी बता रहा हूँ योग कारक मारक और समग्रह, वो कुंडली में इन ग्रहों को जो हाउसेस मिला है उसके बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है? कुंडली में ग्रहों को जो घर, जो भाव, जो हाउसेस मिला है उसके बेस पे कौन कौन से ग्रह जो है यहाँ पे योग कारक मारक और सम बन रहे हैं, मैं उसके बारे में अभी चर्चा कर रहा हूँ। राहु और केतु को तो कोई घर मिला ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये तो छाया ग्रह है। राहु शनि देवता के छाया ग्रह है और केतु मंगल देवता के, इसलिए राहु और केतु की चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। तो 7 ग्रहों के बारे में मुझे मालूम करना है कि कौन योग कारक है, मारक है और सम है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन 7 ग्रहों को आप लिख लीजिए एक लाइन में, ठीक है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ठीक है दोस्तों? और यहाँ भी आप लिख लीजिए योग कारक, यानी इस लगन कुंडली में जो भी ग्रह योग कारक इस श्रेणी में आएंगे उसको मैं इस लाइन में लिखूंगा। उसके बाद लिख लीजिए आप मारक, जो भी मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे उसको मैं इस लाइन में लिखूंगा। उसके बाद तीसरा श्रेणी जो हो गया आपका समग्रह का, इसको मैं इस लाइन में लिखूंगा, ठीक है? और जैसे जैसे ग्रह के बारे में डिसीजन होता जाएगा आप उस ग्रह को भी क्रॉस करते जाइएगा और उस ग्रह के जो घर होते हैं, जो भाव उनको मिले हैं, जहाँ पे वो ग्रह जिस भाव का स्वामी वो ग्रह होगा आप उसको भी कैंसिल करते जाइएगा, ठीक है? कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों अब हम आते हैं पहचान पे कि कैसे योग कारक मारक और समग्रह की पहचान करें। तो देखिए कुंडली में योग कारक ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जिनको एक घर त्रिकोण में मिला हो और दूसरा घर कहीं पर भी मिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आई रिपीट, कुंडली में योग कारक ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जिनको एक घर त्रिकोण में मिला हो, यानी कि फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में मिला हो, और दूसरा घर कहीं पर भी मिला हो। वैसे ग्रह क्या होते हैं कुंडली में? योग कारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाते हैं। तो देखिए कुंडली में टोटल 12 हाउसेस है, 12 भाव है। ये फर्स्ट हाउस यानी कि पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। तो इसमें फर्स्ट हाउस यानी पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, यानी कि फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोण के भाव बोलते हैं। तो देखिए त्रिकोण के भाव जो भी होंगे, त्रिकोण में जो भी राशि बैठी होगी उसको जो स्वामी होंगे वो क्या होंगे? योग कारक होंगे। उनको तुरंत आपको क्या करना है? योग कारक की श्रेणी में उसको लिख देना है। तो देखिए पहला त्रिकोण जो है वहाँ पे, यानी कि फर्स्ट हाउस जो कि त्रिकोण का भाव है, वहाँ पे 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर का मतलब होता है दोस्तों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल देवता। तो इस कुंडली में पहला योग कारक ग्रह कौन सा बन गया? तो मंगल। तो आप यहाँ पे लिखिए मंगल, ठीक है? तो मंगल के बारे में दोस्तों यहाँ डिसीजन हो गया। तो आपको क्या करना है? क्रॉस कर देना मंगल को। और कुंडली में जहाँ पर भी 1 नंबर और 8 नंबर लिखा हुआ रहता है उस घर के स्वामी क्या होते हैं? तो मंगल देवता होते हैं। तो आपको क्या करना है? उन दोनों घरों को भी कैंसिल कर देना है। तो देखिए इस कुंडली में 1 नंबर यहाँ पे लिखा तो आप इस घर को कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। 8 नंबर यहाँ लिखा था, इस घर को भी आप क्रॉस कर दीजिए। यानी अब इन दोनों घरों को मुझे देखना नहीं है, ठीक है? 12 घर जो है उसमें 2 घर जो है कैंसिल हो गए, क्रॉस हो गए। अब हमें सिर्फ 10 घर को देखना है। अब आइए दोस्तों हम दूसरा त्रिकोण भाव की चर्चा करते हैं। ये जो 5th हाउस है, ये दूसरा त्रिकोण भाव है। यहाँ पे 12 नंबर की राशि बैठी है। 12 नंबर की राशि का मतलब होता है दोस्तों मीन राशि। मीन राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देवता।
तो बृहस्पति देवता क्या हो गए इस कुंडली में, दूसरे योग कारक ग्रह हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको एक घर त्रिकोण में मिला है 5th हाउस, और दूसरा घर इनको कहीं पे भी मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो योग कारक रहेंगे। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे दूसरा ग्रह जो योग कारक बने वो है बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, तो बृहस्पति के बारे में भी डिसीजन हो गया। तो अब आपको क्या करना है, बृहस्पति देवता के नाम को भी क्रॉस कर देना है। अब कुंडली में जहाँ पे भी 9 नंबर और 12 नंबर लिखा रहता है उस घरों के मालिक कौन होते हैं, तो बृहस्पति देवता। तो अब आपको क्या करना है, जहाँ पे भी 9 नंबर 12 नंबर लिखा है उसको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। तो देखिए 9 नंबर 12 नंबर, इस तरीके से 4 हाउसेज आपके कैंसिल। अब आपको इन लोगों को देखना नहीं है, इन घरों को देखना नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम दोस्तों तीसरे त्रिकोण भाव में, यानी कि 9th हाउस में। तो देखिए दोस्तों 9th हाउस में 4 नंबर की राशि बैठी है। 4 नंबर की राशि का मतलब होता है दोस्तों कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा जो कारक ग्रह बना वृश्चिक लग्न की कुंडली में वो है चंद्रमा। तो अब आप इधर लिख दीजिए चंद्रमा। फिर है दोस्तों इस तरीके से वृश्चिक लग्न की कुंडली में 3 ग्रह योग कारक बने, मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा। अब हम आते हैं दोस्तों मारक ग्रह। कैसे मालूम चलेगा कौन ग्रह मारक है, ऑन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ हाउसेस। ठीक है, तो देखिए कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में वैसे ग्रह होते हैं जिनको 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस इनमें से कोई घर मिला हो और त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला हो। ठीक है, आई रिपीट, कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में वैसे ग्रह आते हैं जिनको 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस इन 4 भावों में से कोई एक भाव मिला हो और इनको त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला हो, यानी कि 1st हाउस और 5th हाउस और 9th हाउस में इनको कोई घर नहीं मिला हो, इन घरों के ये स्वामी ना हो। तो देखिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं दोस्तों, त्रिक भाव से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को हम क्या बोलते हैं, त्रिक भाव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुंडली के सबसे बुरे सबसे खराब घर माने जाते हैं। तो पहला त्रिक भाव जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 नंबर, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। अब आपको उसका मतलब इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका फैसला हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको छोड़ दीजिए। दूसरा त्रिक भाव कहाँ, यहाँ 8th हाउस, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर की का मतलब होता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं दोस्तों बुध देवता। क्लियर है दोस्तों, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध देवता। तो बुध को एक घर आपका मिला है 8th हाउस में और दूसरा घर कहाँ मिला है, दूसरा घर आपका मिला है 11th हाउस में। 3 नंबर और 6 नंबर जहाँ लिखा रहता है उसको क्या, वो उस घरों के स्वामी कौन होते हैं, तो बुध देवता। तो बुध देवता को एक घर मिला है 8th हाउस में और दूसरा घर मिला है 11th हाउस में। ठीक है, यानी लेकिन त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला, यानी 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में बुध देवता को घर नहीं मिला। इसका मतलब क्या हो गया, बुध देवता इस लगन कुंडली में, वृश्चिक लगन कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई एक घर मिला होना चाहिए और दूसरा घर त्रिकोण में नहीं मिला होना चाहिए। तो इस कंडीशन को बुध देवता सेटिस्फाई कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि 8th हाउस में घर मिला है लेकिन त्रिकोण में कोई घर बुध देवता को नहीं मिला है, इनको दूसरा घर मिला है 11th हाउस में। इसलिए बुध देवता वृश्चिक लगन की कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो आप इसको लिख दीजिए बुध। ठीक है, और यहाँ पे भी आप बुध को क्रॉस कर दीजिए। बुध को जो 2 हाउसेस मिले हैं उसको भी आप क्या कीजिए, क्रॉस कर दीजिए। तो ये 2 हाउसेस 3 नंबर और 6 नंबर क्रॉस हो गया। ठीक है, यहाँ चंद्रमा को भी आप क्रॉस कर दीजिए क्योंकि चंद्रमा का तो डिसीजन हो चुका है, 4 नंबर वाला जो है वो डिसीजन हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए कितने घर कैंसिल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंसिल हो गए, बचे 5 घर। ठीक है, अब तीसरा जो त्रिभाव है यानी कि 12th हाउस, वहाँ पे 7 नंबर की राशि बैठी। 7 नंबर की राशि का मतलब होता है दोस्तों शुक्र देवता, आई मीन तुला राशि। तुला राशि का के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्र देवता। तो शुक्र देवता को एक घर मिला है त्रिक भाव में यानी कि 12th हाउस में और दूसरा घर मिला है इनको 7th हाउस में। ठीक है, यानी लेकिन त्रिकोण में इनको कोई घर नहीं मिला, यानी कि 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में इनको कोई घर नहीं मिला है, लेकिन इनको घर मिला है 12th हाउस में और दूसरा घर मिला है इनको 7th हाउस में। तो ये भी क्या कर रहे हैं, मारक ग्रह बनने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कैसे? तो देखिए 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई एक घर मिला होना चाहिए मारक ग्रह बनने के लिए, दूसरा घर त्रिकोण में नहीं मिला होना चाहिए। तो एक घर तो इनको मिल गया 12th हाउस में, तो ये क्या हो गया, मारक हो गए। तो अब क्या कीजिए, आप शुक्र देवता को भी मारक ग्रह की श्रेणी में यहाँ पे कंसिडर कीजिए, इनको लिख दीजिए। तो दूसरा मारक ग्रह बन गया यहाँ पे शुक्र देवता। ठीक है दोस्तों, तो अब शुक्र देवता का भी डिसीजन हो चुका है, तो शुक्र देवता को भी आप यहाँ क्रॉस कर दीजिए, इनके 2 हाउसेस को भी आप क्या कीजिए, क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, बचे कितने हाउसेस, 1 2 3 हाउसेस बचे अब। ठीक है, तो 3rd हाउस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 3rd हाउस का स्वामी कौन है, यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर 3rd हाउस में 10 नंबर की राशि बैठी है। 10 नंबर की राशि का मतलब होता है मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि देवता। और शनि देवता को एक घर 3rd हाउस मिला है और दूसरा घर 4th हाउस मिला है, लेकिन इनको त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला है। ठीक है, इसलिए शनि देवता भी वृश्चिक लग्न की कुंडली में क्या होंगे, मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर हो जाएंगे। तो तीसरा जो मारक ग्रह बने
वृश्चिक लग्न कुंडली में हो गए शनि। अब आप शनि को भी यहाँ पे कैंसिल कीजिए, क्रॉस कीजिए, इनके दोनों घरों को भी क्रॉस कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम आते हैं दोस्तों समग्रहों की श्रेणी में। तो देखिए, समग्रह की श्रेणी में वैसे ग्रह कंसीडर किए जाते हैं जिनको ना तो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई घर मिला हो, ना ही 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, यानी कि ना ही त्रिकोण में कोई घर मिला हो। ठीक है, और एक राशि वाले स्वामी के, एक राशि के स्वामी वाले ग्रह जैसे कि सूर्य और चंद्रमा के केस में एक कंडीशन और ऐड हो जाती है, वो ये है कि सूर्य और चंद्रमा को भी 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस का स्वामित्व नहीं मिला होना चाहिए, इन घरों के स्वामी वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तब वो क्या होंगे, समग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ 10th हाउस में 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर का मतलब होता है दोस्तों, 5 नंबर की राशि होती है सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य देवता। तो सूर्य देवता को ना तो 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस का स्वामी तो प्राप्त है। ठीक है, सूर्य देवता ना तो 2nd हाउस के स्वामी है, ना तो 7th हाउस के और ना ही 11th हाउस के। इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों घरों का स्वामी तो इनको नहीं मिला, तो बच गए। ठीक है, मारक अभी नहीं हुए। दूसरा देखिए, 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन घरों का भी स्वामी नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये बच गए। आई मीन यहाँ से भी वो मारक नहीं प्रूव हुए। और 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस का भी इनको स्वामी तो नहीं मिला, अदरवाइज ये क्या हो जाते हैं, योग कारक हो जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से समग्रह बनने की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसलिए सूर्यदेव जो होंगे इस लग्न कुंडली में, वो सम की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो आप सम की श्रेणी में लिख दीजिए सूर्य देवता। तो इस तरीके से वृश्चिक लग्न की कुंडली में 3 ग्रह योग कारक हुए, मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा। 3 ग्रह मारक हुए, बुध, शुक्र और शनि, और 1 ग्रह सम हुए जो कि सूर्य है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, किसी तरीके की कोई भी शंका और कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगी नहीं। उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये एक बात याद रखिए दोस्तों कि आप कमेंट सेक्शन में मैं जो एपिसोड पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेवेंट क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, कुछ दर्शक ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं और वो भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी एडवांस लेवल की है, तो उसका जवाब मैं दोस्तों तभी दूंगा जब मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे जो भी दर्शक हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, वो छोटी से छोटी चीज़, बेसिक से बेसिक चीज़ जो है वो जानना चाहते हैं। इसलिए मैं उस स्तर से एस्ट्रोलॉजी के जो एपिसोड्स हैं उसको आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो आपको सिर्फ एक लग्न कुंडली में बता देता कि मेष लग्न की कुंडली में मैं कैसे योग कारक मारक और समग्रह की पहचान कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं चाहता तो बोल देता कि बस यही कॉन्सेप्ट आप 1 से लेकर 12 तक की जितनी भी लग्न राशि है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, सभी में अप्लाई कर लीजिए, आप खुद ब खुद जान जाएंगे। अगर मैं चाहता तो ऐसा कर सकता था, लेकिन मेरा ये उद्देश्य, इंटेंशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि श्लेष मात्र भी आप लोगों के दिलो दिमाग में कोई शंका, कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए मैं एक एक लग्न कुंडली के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ आप उसको वैसे वैसे समझते जाइए, और ये विश्वास कीजिए दोस्तों, ये जब आप लेटर सीखेंगे तब तो आप वर्ड बनाएंगे, जब आप वर्ड सीख जाएंगे तब तो आप सेंटेंस बनाएंगे। तो ये वैसा ही है, पहले आप बेसिक तो जान जाइए, एडवांस लेवल की पढ़ाई तो मैं आपको कराऊंगा ही। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए दोस्तों। मैं हर चीज़, एक एक चीज़ जो होगा, ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की एक एक बारीकियाँ जो होती है उसकी चर्चा भी करूँगा। फ़िलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा ये लेक्चर, ये एपिसोड पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।